दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल में हुई हाल ही में वॉयलेंस से रिलेटेड। बंगाल में अभी हाल फिलहाल में पंचायत के चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे थे। इस दौरान में हमें व्यापक पैमाने पर हिंसा, झड़प, यहाँ तक कि 12 लोगों की जानें गई हैं। तो देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी तभी सफल मानी जा सकती है जब हमारे देश में फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव होएं। डरा धमका कर के चुनाव होना, इसके अलावा जैसे कि पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेना, जो मत पेटी है उसको ले जा उठा करके लेकर के भाग जाना, पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेना, डरा धमका करके अपने हिसाब से वोट डलवाना, ये सारी चीज़ें यदि होती हैं तो यहाँ पर यदि कोई जीत रहा है, इन सब का प्रयोग करके यदि कोई जीत पा रहा है, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारे देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। इस बार देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास किए गए कि चलो हम भी हमारी तरफ से सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं ताकि सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां भी हमारे बंगाल में गईं, इसके बावजूद भी वो वायलेंस को नहीं रोक पाई हैं। अब बात आ जाती है विपक्ष वाली पार्टियां और बंगाल में जो टीएमसी की पार्टी है, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पार्टिकुलरली केंद्र सरकार भी इस मामले में आगे आ गया है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार को भी एक प्रकार से मौका मिल गया है। इधर गृह मंत्रालय ने भी नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है इस वायलेंस के ऊपर। राज्यपाल ने अलग क्वेश्चन उठाए हैं इस वायलेंस के ऊपर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो घिर गई है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि किसी भी राज्य में यदि पंचायत के लोकल बॉडी के चुनाव आयोजित कराए जाते हैं तो इसके लिए इसको कंडक्ट कराने के लिए जो जिम्मेदार रहता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग। वहीं यदि हम सेंट्रल की बात करें, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, तो ये राज्य के चुनाव जैसे लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, राज्य के विधानसभा का चुनाव है, इनको कंडक्ट कराने का काम करता है हमारा मेन वाला निर्वाचन आयोग। फिर स्टेट निर्वाचन आयोग जो लोकल बॉडी होती है, जैसे ग्राम पंचायत का कहीं पर चुनाव हो रहा है, कहीं पर नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होना है, तो उसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसके पास चली जाती है? सीधे सीधे भारतीय निर्वाचन आयोग के पास में। तो सबसे पहले तो हम राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखने वाले हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 243 के पंचायती राज संस्था के लिए और आर्टिकल 243 जेड ए शहरी स्थानीय जो स्वशासन संस्थाओं का बनाए गए हैं उनके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना है या फिर स्थानीय शहरी निकाय जिनको हम लोकल बॉडी बोलते हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, इनका चुनाव कराना है, तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कौन कौन रहता है? राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय नहीं बनाया गया है, बल्कि एक सिंगल सदस्य बनाया गया है। सिंगल सदस्य बनाने का मतलब ये है इसको संभालने वाला जो व्यक्ति रहेगा वो एक आदमी रहेगा, एक ही मुखिया रहेगा। लेकिन हम इंडिया के लेवल पर जब बात करते हैं तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं इसको। वहीं नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कर रहा है, इसका मतलब आप सीधे सीधे कर समझ लीजिए कि राज्यपाल भी केंद्र सरकार का आदमी होता है। केंद्र सरकार ने इनडायरेक्ट तौर पर चुनाव किया है किसका? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल तक का रहता है या फिर 65 साल की उसकी उम्र हो जाती है तो वो 65 साल में रिटायर हो जाएगा, भले ही उसने 4 साल भी जॉब किया हो। अब इसको हटाएंगे कैसे? तो जिस प्रकार से स्टेट में हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के जज को, ठीक है,
जैसे जज को आप हटाएंगे, ठीक उसी प्रकार से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि इसके काम कौन कौन से। तो पहले नंबर का जो काम है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करना, कौन कौन इस बार वोटर लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का काम करवाना। राजस्थान निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था 1994 जुलाई के महीने में। अब हम बात कर लेती हैं हिंसा की घटनाओं की। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो किस लिए कराए जा रहे हैं। तो हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम चलता है, उसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में पंचायतों में चुनाव के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल, मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति जिसको कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आ जाता है जिला परिषद। तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम का चुनाव हो रहा था। वेस्ट बंगाल में 3,317 ग्राम पंचायत हैं। टोटल देखा जाए तो 63,283 पंचायत सीट हैं। वहीं यदि हम बात करें विलेज पंचायत इलेक्शन सेंटर की, तो 58,594 बनाए गए हैं जहां पर आप जा कर के वोट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वायलेंस क्यों हो रहा है। देखिए, सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अपोजिशन वाली जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, वो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार भी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते ही रहती है, तो इस बार भी जाहिर सी बात है आरोप तय ही है। हमें जो वायलेंस हुआ है इधर उधर फैला हुआ दिखाई देता है, जैसे कि भानगर, बजबज, 24 साउथ परगना, इसके अलावा मीना खान नॉर्थ 24 परगनास में। बीजेपी, लेफ्ट एंड द कांग्रेस ये सब आरोप लगा रहे हैं रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि ये हमारे कैंडिडेट को नॉमिनेशन का फार्म तक नहीं भरने दे रहे हैं। इसी के चलते चलते लठ चल जा रहे हैं, कोई बंदूक चला दे रहा है तो कोई बम का गोला चला दे रहा है। इसके साथ साथ में वायलेंस की जो घटनाएं हैं हमको मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ईस्ट मिदनापुर, ईस्ट बुर्दवान, कूच बिहार, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, यहाँ पर भी हमें हिंसक घटनाएं दिखाई दी हैं। कुछ दिन पहले भी एक झुंड ने क्या काम किया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पर धावा बोल दिया। भानगर की यह घटना है साउथ 24 परगना में। एंड assaulted विद्युत घोष, an employee for illegally distributing nomination form to opposition candidate। आरोप ये लगाया जा रहा था कि ये गलत तरीके से नॉमिनेशन के फार्म बांट रहा था अपोजिशन के कैंडिडेट्स को। एक लोकल जो तृणमूल कांग्रेस लीडर है उसको पकड़ा गया था विथ ए हैंडगन इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि घटनाएं दोनों तरफ से घटित हो रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है, देखिए हम हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। एंड द पार्टी लीडरशिप हैज़ आस्क्ड पार्टी वर्कर टू इंश्योर ए वायलेंस फ्री इलेक्शन। इसके अलावा पार्टी का कहना है कि हम हमारे कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि वायलेंस से फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को कितनी मदद दी गई थी और इतनी सारी मदद के बावजूद भी ये हिंसा आखिर हो कैसे गई। क्या हिंसा को हो जाने दिया गया? क्या पुलिस पर्सनल ने या फिर सेंट्रल के जो एजेंसियां हैं उन्होंने अच्छे तरीके से काम नहीं किया है? क्या फिर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई कमी रह गई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कमी है? सबसे पहले तो हम बात कर बीएसएफ के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। 59,000 पर्सनल ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ के 59,000 व्यक्ति, 59,000 जवान यहाँ पर तैनात करे गए। इसके साथ साथ में कुछ और भी स्टेट आर्म पुलिस का भी इस्तेमाल किया गया था जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहाँ पर। वहीं यदि हम बात करें बाकी के जो बचे हुए ट्रूप्स और हैं सीएपीएफ के एंड एसएपी के, along with the local state police have been given the responsibility of security at the remaining polling booth।
जहाँ जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर हिंसा की घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ पर मेन लोगों को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जो चीज़ बचे हुए थे, जो पोलिंग बूथ बचे हुए थे, वहाँ पर लोकल पुलिस को भी भेज दिए कि भाई आप लोग भी देखिए सिक्योरिटी की व्यवस्था को। इस वायलेंस का आखिर रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, जब से ही डेट निर्धारित करी गई थी कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसी टाइम से बंगाल में टेंशन चालू हो गई थी। अपोजिशन ने ओपन तरीके से विरोध किया था इस चुनाव की घोषणा का, क्लेमिंग दैट 60,000 कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन डिडंट हैव इनफ डेज टू फाइल नॉमिनेशन। उनका कहना है कि देखिए, हमें पर्याप्त दिन आपने नहीं दिए जिससे हम अपना नॉमिनेशन कर पाते, आपने हमें टाइम कम दिया है, इसलिए ये सब विरोध चालू हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायलेंस के इंसिडेंट हैं वो हमको देखने को मिल गए थे अक्रॉस द स्टेट में जहाँ तहाँ। तो मेनली यदि इसकी जड़ देखा जाए तो यही थी कि अपोजिशन की जो लीडर हैं, बीजेपी वाले जो हैं, वो खुश नहीं थे। उनका कहना था कि हमें और टाइम मिलना चाहिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भर पाते। इसके अलावा बीजेपी, लेफ्ट की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि हमारे कैंडिडेट को आप नॉमिनेशन का फार्म नहीं भरने दे रहे हो। ठीक है, जबकि वहीं यदि टीएमसी की बात करें तो उनका कहना है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सब के सब वर्कर ये इंश्योर करते हैं कि जो वायलेंस फ्री चुनाव होने चाहिए। इसके बाद यदि हम चर्चा करें लास्ट पंचायत पोल की, कि पिछली बार जो पंचायत का चुनाव हुआ था उसकी क्या कंडीशन रही थी, तो वहीं 2018 में टीएमसी ने 95% से भी ज़्यादा, जितना भी ग्राम पंचायत था उसका 95% से भी ज़्यादा हिस्सा जीता था, ऑफ विच 34% ऑफ द सीट वर अनकॉन्टेस्टेड। इसमें से भी 34% सीट ऐसी थी जहां से चुनाव नहीं लड़ा गया था। रीजन हो सकता है यही हिंसा वगैरह की घटनाएं हैं। इसके बावजूद भी अपोजिशन हैड एलीग्ड दे वर नॉट अलाउड टू सबमिट नॉमिनेशन। उस बार भी यही आरोप लगाया गया कि आपने हमें नॉमिनेशन भरने ही नहीं दिया। कुल मिलाकर के तृणमूल कांग्रेस ने फेस किया था आलोचना को, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे कि व्यापक पैमाने पर आपने वायलेंस कराए। ठीक है, पोल की लूटपाट करी गई, पोल में हेर फेर करी गई। इसके साथ साथ में पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया था कि पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है ममता बनर्जी और चुनाव जीतती है। इसलिए इस बार केंद्र सरकार ने जानबूझकर अपनी सेंट्रल एजेंसी को यहाँ पर भेजा था। वहीं यदि हम बात करें स्टेट असेंबली इलेक्शन 2021 की, टीएमसी अगेन फेस्ड एलिगेशन ऑफ परपिट्रेटिंग वायलेंस। इसके बाद फिर उसके ऊपर आरोप लगाए गए 2021 में कि ममता दीदी वायलेंस कराती है और चुनाव जीतती हैं। इसके बाद बीजेपी ने मांग करा था कि इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले को भी लेकर जाया गया था। वहीं यदि हम बात करें कि ये जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं इसमें इतनी हिंसा क्यों हो रही है, कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। जो पंचायत का चुनाव है आर ए लिटमस टेस्ट फॉर द ऑल मेजर पॉलिटिकल कैंप। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए ये अग्नि परीक्षा है। इसलिए हमको इतनी ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल जाते हैं। 2021 में जो घटना घटित हुई थी इससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हैं कि 2021 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था इसमें हमें ममता की जो सरकार है वो पावर में दिखाई दी थी। इसने अपने आप में मेजॉरिटी लेकर के आई। यहाँ पर हमको हाई डेसिबल कैंपेन भी देखने को मिला था बीजेपी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह कई बार रैली निकाले, कई बार दीदी दीदी करे, इसके बाद भी बीजेपी की सरकार वहाँ पर नहीं बन पाई थी।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं यदि ममता बनर्जी चुनाव जीत भी गई हैं तो उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं। टीएमसी लीडर हैव बीन अरेस्टेड इन द एसएससी स्कैम। एसएससी घोटाले में टीएमसी के जो नेता लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कोल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग के केसेस भी उनके ऊपर दर्ज करे गए। सीबीआई ने जांच चालू कर दी थी म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड। म्युनिसिपल में जो भर्ती से संबंधित मुद्दा उठा था उसके ऊपर भी सीबीआई ने पीछा नहीं छोड़ा था। अभिषेक बनर्जी की यदि हम बात करें जो कि सीनियर टीएमसी लीडर माने जाते हैं, वो अभी भी सीबीआई के स्कैनर में चल रहे हैं। ठीक है। और इनका जो है कोल से रिलेटेड केस चल रहा है। ठीक है। एंड एसएससी स्कैम, दो चीज़ों से इनको जोड़ा जा रहा है।